गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम पूरे के पूरे जो है एसएससी जीडी का 10/1/2023 के पहले शिफ्ट का जो मैथ्स का 20 क्वेश्चन पूछता है, सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जितने भी लोग ऑनलाइन है और ऑफलाइन है, आराम आराम से समझिएगा। कोई भी अगर दिक्कत होता है और डाउट होता है तो बेशक आप लोग पूछिएगा, सबका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और स्पीड सही है, साउंड वाउंड में कोई इशू नहीं है बाबू आप लोग को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइएगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है। तो मैं बार बार ये बताता हूँ कि छूट हमेशा किस पे देता है। डिस्काउंट की बात आती है तो किस पे आती है बाबू? मार्क्स प्राइस पे होती है। वो आपके क्रैमुल पे छूट नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि आपको 800 रुपया में खरीदा है तो उस पर आपको 40% की छूट देगा। ऐसा अगर करने लगे, छूट देने लगे क्रैमुल पे, तो सबको लॉस ही होगा, प्रॉफिट की बात ही नहीं आएगा। और कोई भी बिजनेस करेगा तो लॉस का बिजनेस क्यों करेगा बाबू? सिंपल सा चीज है। तो छूट की बात हमेशा किस पे आती है? अंकित मूल्य पे आती है। और इसके बाद कह रहा है कि 40% का छूट भी दे रहा है दुकानदार, और उसके बाद भी कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होती है बाबू? क्रैमुल पे होती है। आप जितना में क्रैमुल किए हैं, जितना में आप वस्तु को खरीदे हैं, उसी हिसाब से देखिएगा कि आपको प्रॉफिट हो रही है या फिर लॉस हो रही है। ये चीज सबको समझ में आ रहा है? अब कह रहा है कि 2400 रुपया की अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है। मतलब कह रहा है कि 2400 रुपया तो अंकित कर दिया है, तो वो वस्तु कितना में खरीदा होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल सा चीज बता रहे हैं। अगर आपका ये मार्क्स प्राइस है, एमपी अगर लेते हैं मार्क्स प्राइस, तो मार्क्स प्राइस पे 40% की बाबू अगर छूट दे रहा है, तो अंकित मूल्य अगर एमपी है और उस पे 40 का छूट दीजिएगा, तो सेल कितना में कीजिएगा? 60% में। तो एमपी का 60% और परसेंट का बटा में 100। ठीक है, ये हो गया एसपी। और यहां पे कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? सीपी पे होता है। तो अगर आपका सीपी है और सीपी पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी उसके 120% पे वो सेल कर रहा है वस्तु को। तो सीपी का 120% बटा में 100। ठीक है, ये भी एसपी हो गया और ये भी एसपी हो गया, तो एसपी को एसपी से बराबर कर दिए। एग्जाम में इतना डिटेल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट एमपी का 60% 100 यहाँ पे कट जाएगा, और सीपी का 120 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे एमपी का तो वैल्यू दिया हुआ है कितना? 2400। तो 2400 यहाँ पे कर दीजिए, और इंटू 60 और बटा में सीपी आपको निकालना है तो बटा में 120 कर दीजिए। यही ना? एमपी का वैल्यू 2400 हमने रखा, इंटू 60 था और 120 कर दिए, तो ये आ गया किसका वैल्यू बाबू? सीपी। और यही हमको फाइंड आउट करना था। यहाँ पे 2 मर्त में कट जाएगा और 2 मर्त में इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 1200। यानी 1200 रुपया में वो क्या किया था? दुकानदार वस्तु को क्या किया था? खरीदा था। बात है समझ में? बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखिएगा कि एमपी का 60 इक्वल टू सीपी का 120, और एमपी की जगह पे 2400 आप लिखिएगा, है ना? चलिए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चंस को। हमारा ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निश्चित दूरी पर तय करता है, और वह साइकिल से चला करके 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। स्कूटर से आता है और फिर उसको कहता है कि नहीं, अब स्कूटर से नहीं जाएंगे, अब उसको मन करता है कि साइकिल से आ जाता है अपने स्थान पर जहां से वो प्रारंभ किया था चलना। तो कह रहा है कि पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि जब इस तरह का क्वेश्चन रहे और एवरेज स्पीड का, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप v1 स्पीड से जा रहे हैं और v2 स्पीड से आ रहे हैं, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? 2v1v2 और बटा में v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला सबको याद होगा, है ना? तो करना क्या है, आप 2 इंटू 64 कर दीजिए, और इंटू यहाँ पे क्या करिएगा बाबू? v2 की जगह पे 16, और बटा में 16 और 16 64 और 16 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा ना? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 2 दूनी का 4 और 4 इंटू 64 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? चौके 16, हाथ में लगा 1 और 24 और 25। ठीक है, और एक जीरो यहाँ पे 25.6 आ गया आपका। 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऐसा समझ में? है ना? क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन हो रहा है बाबू? कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट रखिएगा तो सारी चीजें समझ में आएगी। मैंने आपको बस फॉर्मूला दिमाग में रखना है। क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? 2v1v2 बटा में v1 प्लस v2। अगर v1 की स्पीड से जा रहा है और फिर उसी स्थान पर v2 की स्पीड से आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड?
2v1v2 बटा में v1+v2। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बोलिए बाबू। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि देखिए 5 महिला है, एक काम को 8 दिन में पूरा करती है। क्लियर है? 5 महिला जो है अगर काम करती है तो 8 दिन में पूरा करती है, जबकि 8 बच्चा जो है उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो कह रहा है कि 2 महिला और 4 बच्चे अगर उसी काम को करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। आपको आराम आराम से समझा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, अगर एक महिला की इफिशियंसी अगर W है और एक बच्चा का इफिशियंसी अगर B है, तो यहाँ पे कितनी महिला है? 5 महिला है। तो एक महिला का इफिशियंसी अगर W है, इफिशियंसी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता। तो अगर एकांक समय में किए गए काम को ही क्षमता बोलते हैं। एकांक समय क्यों बोल रहे हैं? अगर आपका क्वेश्चन डे में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ डे की बात है, तो अगर डे में दिया हुआ है तो एक दिन में जो काम होगा उसी को क्षमता बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे? इफिशियंसी बोलेंगे। तो अगर एक महिला अगर एक दिन में W वर्क कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 महिला है, तो एक दिन में कितना काम करेगी? 5W, एक दिन में इतना काम कर रही है। और टोटल काम कितना दिन में कर रही है? 8 दिन में। तो ये पांचों महिला का इफिशियंसी हो गया, एक दिन में इतना काम हुआ, और 8 दिन में कितना काम हो जाएगा? 5W इंटू। अच्छा, हमको एक चीज बताइए कि आप एक दिन में 5 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो 5 दिन में कितना क्वेश्चन सोल्व करेंगे? 25। तो यही आपकी टोटल वर्क हुई ना। तो टोटल वर्क के लिए हमने जब टाइम एंड वर्क बताया था तो ये चीज बताया है कि एकदम दिमाग में ही रहना चाहिए कि टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है? इफिशियंसी इनटू टाइम। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक दिन में अगर इतना वर्क हो रहा है तो 8 दिन में कितना वर्क होगा? 8 इंटू इतना। तो ये टोटल वर्क हो गया। और टोटल वर्क को हम टोटल वर्क के बराबर कर देंगे, इधर भी टोटल वर्क और इधर भी टोटल वर्क लिख देते हैं। अगर एक लड़का की अगर इफिशियंसी, एक बच्चा का इफिशियंसी अगर B है, तो 8 बच्चा की इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 8 भी। यानी एक दिन में 8 भी काम करेगा। और कितना दिन में काम कर रहा है? 10 दिन में। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल वर्क इसका नहीं निकल जाएगा? सिंपल सा चीज है, एक दिन में अगर 8 भी काम कर रहा है तो 10 दिन में इतना काम करेगा, तो ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क को बराबर कर दिए टोटल वर्क से। तो ये ऐसा करते हैं हम, यहाँ पे मेरा मोटो ये है कि W/B का हम रेशियो निकालना चाहते हैं। अब जो कट रहा है बाबू, यहाँ पे काट देंगे, 8 से 8 कट जाएगा, और यहाँ पे W/B अगर निकालेंगे हम, यहाँ पे ये ज्यादा मोटा हो जा रहा है, ठीक है। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे अगर हम रेशियो निकालते हैं बाबू W/B का, तो कितना आ जाएगा? 10 है, 10/5 यानी कि 2/1। अगर इफिशियंसी की अगर बात करें तो एक महिला का इफिशियंसी अगर 2 है, तो एक बच्चा का इफिशियंसी क्या है? 1 है। ऐसे भी हम सोच सकते हैं कि एक बच्चा अगर एक दिन भर में 1 यूनिट काम करता है, तो एक महिला क्या कर रही है? दुगना काम कर रही है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे टोटल वर्क निकालेंगे कि हमारी टोटल वर्क है कितना। तो टोटल वर्क के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, या तो इसमें W का वैल्यू रख दीजिए या फिर इसमें B का वैल्यू रख दीजिए, दोनों सेम आएगा। देखिए हम बताते हैं, अगर इसमें W का वैल्यू रखते हैं बाबू, तो W का वैल्यू कितना रखेंगे? 2। तो 5 इंटू 2 इंटू 8, यानी 80 आ गया टोटल वर्क। अगर हम इसमें B का वैल्यू 1 रखते तो 10 इंटू 8 कितना आता? तब पर भी 80 आता। तो ये हमारा टोटल वर्क 80 आ गया। अब कह रहा है कि 2 महिला, यानी कि आपका इतना वर्क करना है, 80 यूनिट क्या करना है? वर्क करना है। अब 2 महिला है और 4 बच्चा उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अगर तो क्या करना है? टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल वर्क को, टाइम निकालने के लिए हम टोटल वर्क को क्या डिवाइड करेंगे? इफिशियंसी से, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है? 80 है। और इफिशियंसी कितनी है? एक महिला का इफिशियंसी 2 है, तो 2 महिला का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 4 बच्चा है, एक बच्चा का इफिशियंसी 1 है, तो 4 बच्चा का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 4 8, दैट मीन्स 80/8 का मतलब कितना आ गया? आंसर सबको समझ में आया ये बात? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस तरह का, ठीक ना। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बताइएगा, जो लोग ऑफलाइन क्लास देख रहे हैं, किसी को भी अगर कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा, फिर से हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। व्यास अगर 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगा? व्यास का आधा होता है, ठीक है। रेडियस क्या होता है बाबू? व्यास का आधा होता है, यानी कि रेडियस आपकी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। यहां तक कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है? अब इसके बाद बोल रहा है कि ऊंचाई जो है कितना है? 2 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए।
कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग फाइंड आउट करना है। तो बेलियन में देखिए, हम आपको डिटेल समझाते हैं, एग्जाम में इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। बेलन ऐसा होता है ना, बेलन यही ना है जी बाबू, बेलन जो सिलेंडर होता है उसको बोलते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब मैंने बता रहा हूँ कि अगर ये मान लीजिए कि बेलन है, गोलाकार है, ऐसे तो ये गोलाकार नहीं दिख रहा है, तो बेलन का मतलब ये चारों तरफ से जो वक्र है ना, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो नीचे में ये जो है वृत्त, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होता है, और इसमें h से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2πrh इसका क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात अगर करिएगा तो ये तो होगा ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें ये πr² ये वृत्त और ये वृत्त ऐड हो जाएगा, क्लियर। यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपकी कितनी हो जाएगी, इसको हम यहाँ पे मिटाते हैं। यहाँ पे अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगी तो हम लिखेंगे 2πrh, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 2πrh तो होगा ही, और इसके बाद 2πr² भी ऐड हो जाएगा, नीचे वाला वृत्त और एक ऊपर वाला वृत्त। और यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं कि 2πr कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे h और यहाँ पे h 2h हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे r बचेगा ना 2πr, तो यहाँ पे r बचेगा, क्लियर। अब पाई में आंसर नहीं आ रहा है तो पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर दीजिए 2। ऐसे भी आप कर सकते थे ना कि 11 से कटने वाला ऑप्शन, लेकिन 11 से कटने वाला तो ये भी तो 11 से कट रहा है, 8 3 11 ये भी कट रहा है। चलिए हम मेथड से ही बना लेते हैं। तो पाई का वैल्यू कितना रखें, 22/7 रखते हैं, और आर का वैल्यू कितना रखेंगे 7, और 2 इंटू एच, तो एच का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा यहाँ पे, 7 से 7 यहाँ पे काट दीजिए बाबू, यहाँ पे आपका हो जाएगा 44, और इंटू 7 4 11, कितना 484, क्लियर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आया सबको समझ में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है, बस फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चन तो फास्ट बना ही लोगे तुम लोग, है ना। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सबको समझ में आ रहा है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार हम आपको डिस्कस किए हुए हैं, चतुर्थ अनुपात निकालना है। मैंने बताया आपको ए है, बी है और सी है, और आपसे कोई पूछे कि बाबू आपको चतुर्थानुपात क्या होगा, चतुर्थानुपात क्या होगा, तो आप क्या करते हो, BC/A करते हो, क्लियर है ना। है समझ में कि नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है। ABC दिया हुआ है और आपसे पूछेगा कि चतुर्था अनुपात क्या होगा, तो BC/A होगा, क्लियर। तो B के जगह पर ये रखेंगे, C के जगह पर ये रखेंगे, और A के जगह पर ये रख देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, √8 हो जाएगा, और इंटू √21 और बटा में √6, क्लियर है ना। अब ये काटना जानते हो, डायरेक्ट लिख दें, नहीं तो ऐसे देखिए, √8 को 2√2 लिखिएगा, ठीक है, और 21 को कितना, √7 इंटू √3, और √6 कर देते हैं, ठीक है। √6 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2√7, 2√7, यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, और टाइम एंड वर्क का अच्छे क्वेश्चन सही है, अल्टरनेट वाला क्वेश्चन दे रहा है। और ऐसे अल्टरनेट वाला क्वेश्चन देखिएगा प्लेलिस्ट में, बहुत सारा क्वेश्चन जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा टाइम एंड वर्क के, तो बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस किए हैं, और एकदम बेसिक कंसेप्ट जैसे कैसे बनाना है लाइन पे हम समझा के आपको डिस्कस किए हैं। अभी हम फिलहाल देखते हैं, कह रहा है कि ए जो है एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है। अगर ए अकेले काम करता है तो 12 दिन में काम को फिनिश कर रहा है, बी जो है उसी काम को 8 दिन में पेंट करता है, और सी जो है 10 दिन में पेंट कर सकता है। यहाँ पे देखिए ए जो है 12 दिन में, देखिएगा जो लोग ऑफलाइन क्लास देख रहे हैं ध्यान से समझिएगा, ए कितना दिन में पेंट कर रहा है 12 दिन में, बी जो है 8 दिन में पेंट कर रहा है, और सी जो है कितना दिन में पेंट कर रहा है 10 दिन में पेंट कर रहा है, क्लियर। सबसे पहला मेरा काम होता है टोटल वर्क निकालना, कि हमारा टोटल वर्क क्या करना है। सबसे पहले तो आप ही काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन क्या क्या पढ़ना है ये तो पहले पता होना चाहिए कि टोटल वर्क मेरा क्या है। नहीं तो आपका कोई मोटो ही नहीं रहेगा, कोई एम ही नहीं रहना कि क्या पढ़ना है।
तो बस लाइब्रेरी जाओगे और बैठे रहोगे तो कोई फायदा होने वाला है? तो जब भी टाइम एंड वर्क की बात आती है तो मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये देखना है कि टोटल वर्क क्या करना है ना? तो टोटल वर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम निकालिएगा बाबू, 12 का, 8 का और 10 का। तो जल्दी से आप लोग बताइए, 120 होगा एलसीएम। क्लियर? एलसीएम निकालना जानते हो ना कि बेसिक से और बताना पड़ेगा? ठीक है, 120 एलसीएम हो गया और 120 यूनिट काम को एक जो है 12 दिन में कर रहा है, यानी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? तो आप कहिए कि सर 120 को आप 12 से डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। क्लियर? बी का इफिशियंसी 120 बाई 8 कीजिएगा तो 15 आ जाएगा और सी का इफिशियंसी 120 बाई 10 कीजिएगा तो 12 आ जाएगा। यानी ए जो है एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है 15 यूनिट काम करेगा और सी जो है कितना काम करेगा? 12 यूनिट काम करेगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है बाबू तो बताइए। अब देखिए क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें। लगभग में आंसर बताना है, एग्जैक्ट आंसर नहीं बताना है, कोई बात नहीं। जिसमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है, ए पेंट कर रहा है, लेकिन यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे। ये तो बहुत खत्म आदमी है ये लोग। बी और सी क्या कर रहा है, ए जो है रेगुलर कार्य कर रहा है और बी और सी कर रहा है कि दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे। ठीक है, पहले दिन ए अकेला पेंट करना आरंभ करता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला दिन अगर काम करता है तो अकेले ए काम करता है और दूसरा दिन इसका साथ दे रहा है कौन कौन? बी भी साथ दे रहा है और सी भी साथ दे रहा है। फिर एक दिन बंक मार के चला जा रहा है कौन? बी और सी। फिर ए अकेला काम कर रहा है। फिर इसके बाद आता है ए बी सी तीनों मिलकर काम करेगा। बातें समझ में आ रही है बाबू? है ना? समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है तो बोलिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, यानी ए अकेला एक दिन काम करता है, उसके अगले दिन तीनों मिलके काम करता है, फिर ए अकेले काम करेगा, फिर तीनों मिलके काम करेगा। इसी तरह से अल्टरनेट चल रहा है। और जब भी अल्टरनेट का क्वेश्चन आ रहा है तो जितना दिन के बाद रिपीटेशन होता है उतना ही दिन लेके चलेंगे, 2 दिन का हम लेके चलेंगे। यानी ए अकेला अगर एक दिन काम करेगा बाबू तो कितना काम कर देगा? 10 काम कर देगा ए अकेले, एक दिन में काम कर देगा अकेले। ठीक है, देखिए बाबू आराम आराम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम में इतना डिटेल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब चीजें माइंड में आप करिएगा। क्वेश्चंस को जब फास्ट बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो फास्ट खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन इतना विश्वास के साथ कह रहे हैं कि इससे इजी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। ठीक है, एक दिन में जो काम करता है तो एक कितना काम कर रहा है? 10 काम कर रहा है। फिर इसके बाद तीनों मिल जाता है अगले दिन तो तीनों मिलके कितना काम करेगा? 10 और 15 25। ठीक है, और 25 और 12 कितना हो जाएगा? 25 और 10 35 दो 37। ठीक है, अगला दिन जो है ये 37 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम 2 दिन की अगर बात करें तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 10 और 37 47 काम हो जाएगा। 47 यूनिट काम हो गया ना बाबू आपका। ठीक है, अब इसमें देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दिन। 4 दिन में कितना काम हो जाएगा? 7 दूनी 14, एक 94 काम हो जाएगा, है ना? 3 से मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया कि 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 से ज्यादा काम हो जाएगा। हमको तो 120 से ज्यादा काम करना नहीं है, 120 यूनिट काम करना है ना बाबू। तो 4 दिन में आपका 94 काम हो गया। फिर अगला दिन कौन आएगा? ए आएगा। ए आएगा तो एक दिन और यहाँ पे जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 5 दिन। ठीक है, हो जाएगा कितना बाबू? 5 दिन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक दिन यहाँ पे जोड़िएगा तो यहाँ पे, ठीक है, समझने का कोशिश करिएगा बाबू। ठीक है, 4 दिन यहाँ पे हो गया, एक दिन यहाँ पे जोड़िएगा तो यहाँ पे 5 दिन हो गया ना। 5 दिन में कितना काम हो जाएगा? 10 काम और जुड़ जाएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 104 काम हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। इतना तो कंफर्म हो गया कि 5 दिन यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे रेस्ट काम कितना बचा? आपको काम करना था 120 काम और यहाँ पे 101 104 काम हो गया तो कितना काम रेस्ट बचा बाबू? जल्दी से आप लोग बताइए। 16 काम रेस्ट बच गया। 16 काम, तो 16 काम कौन करेगा? अब अगला दिन ए के बाद कौन आएगा? ए बी सी आएगा। तो ए बी सी तीनों आता है तो कितना दिन लग रहा है? 37। एक दिन अगर अगला दिन ये तीनों आएगा ए बी सी तो कितना काम कर देगा? 37 काम कर देगा, 37 यूनिट। लेकिन काम तो हमको 16 यूनिट करना है। ठीक है, तो 5 दिन और प्लस कुछ लगेगा, छठा दिन का पूरा दिन ही लगेगा। ठीक है, तो 5 पॉइंट, ये तो फिक्स है कि 5 पॉइंट कुछ होगा, 5.4। यही ऑप्शन बेस्ट है। ठीक है, और नहीं तो आप ऐसे देखिए कि 37 काम करता है एक दिन में तो 16 काम कितना करेगा? 16/37, तो 16/37 कीजिएगा तो 0 पॉइंट कुछ आएगा तो आपको कितना दिन लग गया? 5.4 दिन। है समझ में?
तो इस तरह से क्वेश्चंस को बनाइएगा और क्वेश्चंस को सोचिएगा, तो इजी वे में आप ये अल्टरनेट वाला जो क्वेश्चंस है उस तरह से सोच पाइएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्लियर। अब कह रहा है कि एक शहर में भालुओं की जनसंख्या, भालू लोग की जनसंख्या जो है प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, भालू का जो जनसंख्या है हर साल कितना बढ़ रहा है बाबू? 3% बढ़ रहा है। यदि शहरों में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 21,218 है, तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? देखिए, इसको आराम से समझने की कोशिश करिएगा। ये सक्सेसिव इंक्रीज का क्वेश्चन है। क्या है? इंक्रीज का क्वेश्चन है। पहले साल भी 3% बढ़ रहा है और उसके अगले साल भी 3% बढ़ रहा है, और 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जा रही है? इतनी। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। देखिए, बेसिक मेथड बताते हैं कि अगर भालू की 2 साल पहले जनसंख्या अगर x थी, ठीक है, देखिए इधर अगर x थी और 3% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 103 बाई 100, 103% हो जाएगा। अरे कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, और 3% आपने बढ़ा दिया तो 103% नहीं हो गया? तो अगर भालुओं की जनसंख्या x थी तो 103% हो गया। अब फिर दूसरे साल फिर 3% बढ़ रहा है तो फिर 103 हो जाएगा, 103%, है ना? और ये 2 साल के बाद कितना हो जा रहा है? 21,218। तो x का वैल्यू आप निकाल दीजिए। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 21,218 इंटू 100 और बटा में कितना? 103 इंटू 103। 103 इंटू 103 की जगह तो 106 कितना हो जाएगा पता है? 10609 हो जाएगा, और ये 2 मर्त में कट रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 20,000। क्लियर? ठीक ना? चलिए, आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, रेशियो से भी बना सकते थे। 3% का मतलब कितना होता है? 3% का मतलब होगा यहाँ पे 3/100। यानी आपकी वर्तमान जनसंख्या अगर 100 थी तो उसमें 3 बढ़ रहा है, तो 1 साल के बाद 100 से कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा। दूसरे साल भी 100 से 103 हो जाएगा। ठीक है, 2 साल की बात हो रही थी तो 2 बार मैंने लिखा, तो इधर का इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा और इधर का इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 103 इंटू 103 कितना होता है? आ? ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं बाबू। देखिए, 3 इंटू 3 कीजिएगा तो 9 होगा, तो 9 को 0 9 लिखेंगे 2 अंक में। ठीक है, और 103 और 103 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। क्लियर? तो 106 का वैल्यू 10,609 का वैल्यू कितना है? 21,218। ये 2 का मल्टीपुल है तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीपुल कर दीजिए। ठीक है ना? तो आपकी कितनी आ जाएगी? 20,000 आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर? बताइए क्या दिक्कत है इसमें? सब चीज समझ में आ रहा है? आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय जो है 95,000 रुपया है और उसका व्यय 75,000 रुपया है। ठीक है, आय वो करता है, कितना इनकम है? 95,000, और उसका जो खर्च है कितना है? 75,000 है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो बहुत इजी वे में आपको समझाया है, बहुत बार इस तरह का क्वेश्चंस में आपको डिस्कस किए हैं। सबसे पहले देखिए कि इसकी जो इनकम है कितनी है? 95,000 है, और खर्च कितना है? 75,000 है। यहाँ पे रेशियो बनाइए ना, सबसे पहले 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए। 15 पचे 75 और 19 पचे। अगर इसकी 19 इनकम है, सही? क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? मैंने काट दिया, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया। 19 पाँचे 95 होता है और 15 पाँचे 75 होता है। यदि इसकी इनकम 19 रुपये है तो 15 रुपया खर्च कर रहा है, तो बचाता कितना होगा? कितना? तो हम लिख सकते हैं कि 15 प्लस 4 इजकल टू 19, यानी खर्च प्लस बचत इजकल टू आय। खर्च प्लस बचत इजकल टू आय। तो इसमें क्या कीजिए कि उसकी आय में 18%, ठीक है, इसमें 18% इंक्रीज हो रहा था, 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, परसेंट परसेंट कट जाएगा तो परसेंटेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और पूछ रहा है कि बचत में कितना वृद्धि होता है, तो x% का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। क्लियर? इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। और इससे से भी अगर आपको सिंपल बनाना है, ये कैलकुलेट हो जाएगा ना, 19 इंटू 18 कीजिएगा, परसेंट सब कट जाएगा, और यहाँ पे 15 इंटू 12 कीजिएगा और 4x कर दीजिएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। देखिए, इससे भी इजी अगर बनाना है तो यहाँ पे क्या कीजिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये दोनों वैल्यू में जो छोटा है, ये 12 और 18 में कौन छोटा है? 12 छोटा है, तो 12 को हम क्या करेंगे? बेस वैल्यू मान लेंगे। बेस वैल्यू कितना मान लिए?
12 मान लिए, ठीक है। तो अब ये इसका आय में था 18 का इंक्रीज था, तो 12 से कितना ज्यादा है, तो आप कहिए कि सर 6 ज्यादा है, ठीक है। हाँ, और बीआई में 12% की वृद्धि होती है, तो 12 से 12 कितना ज्यादा है, 0 ज्यादा है, तो 0 कर दिए और इसमें x मान लिए, तो ये टर्म में 0 हो गया, चूंकि 0 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x इजकल टू कितना, 19 इंटू 6, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 से कटेगा और यहाँ पे 3, 19 दिया कितना 57 ना, 57/2 का मतलब 2 दूनी का 4, 8 दूनी 16.28.5, यानी इतना इंक्रीज करेगा 28.5% का। लेकिन मैंने बेस वैल्यू क्या माना था, 12, तो 12 इसमें ऐड कर देंगे, 12 और 28 कितना हो जाता है, 40 हो जाता है, तो 40.5 जो है ना परसेंट आपका इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए कितना इजी वे में आपको समझा दिया है, ठीक है। कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा जब आप बेस वैल्यू मान लेंगे किसी को, क्लियर। क्योंकि एक टर्म जो है 0 आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ऐसे तो आपका डिटेल इसका बना ही सकते हैं, बेसिक ट्रेडिशनल मेथड सबको पता है कि इतना रुपया है, 95,000 रुपया इसका इनकम है, और इनकम में 18% इंक्रीज कर रहा है, तो देख लीजिए कि आप कितना बढ़ रहा है, ठीक है। इसके बाद व्यय है इतना, इसमें 12% इंक्रीज करा दीजिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा अगर बेसिक से बनाइएगा, तो ये शॉर्टकट मेथड है, और इससे इजी हमें नहीं लगता है कि कोई कंसेप्ट होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे जो इजी कंसेप्ट है हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहे हैं कि मोहन एक टेबल को 2,832 रुपया में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ये आपका सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ बाबू, सेलिंग प्राइस आपका 2,832 दिया हुआ है, और कह रहा है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, 18% का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्रैमोल, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया आपको, फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं, और आपको रेशियो से मैंने बताया है। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100, और बटा में कितना होता है 100 प्लस प्रॉफिट, है ना। रेशियो से भी बना सकते थे, लेकिन कभी कभी फॉर्मूला से भी बना लिया कीजिए, क्योंकि जो मेथड आपके दिमाग में एग्जाम टाइम में आ रहा है ना फास्ट, उसी तरीके से बना लीजिए। आपका कैलकुलेशन का प्रैक्टिस जिस हिसाब से आपका किए हुए रहिएगा ना, तो एग्जाम में कितना भी करिएगा आप उसी तरीके से फास्ट कर पाइएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा एसपी कितना है, 2832 इंटू 100, और बटा में 100 प्लस कितना 118 कर दीजिए, 2 से काट रहा है क्या, 2 से काट दीजिए, तो 5 दूनी 10, ठीक है, और 9 दूनी 18, और ये 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1416, ठीक है। अब ये हमें लग रहा है कि 24 मिनट में कट जाएगा, न चूंकि 36 24 मिनट पे फिक्स करके कटेगा, तो आपका कितना आ जाएगा 2400 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10, इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत सारा बताया है। कह रहा है कि 80,000 रुपये की राशि जो है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से संशोधित होने पर कितने वर्षों में इतना रुपया हो जाएगी, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन तो देख के ही सबको डर लगता है बहुत लोगों को, ठीक है। और इसका फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन हम कोई भी क्वेश्चन का फॉर्मूला हमें ही नहीं याद है, तो फॉर्मूला बताएंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे इसका जो बेस्ट तरीका है ना, जैसे ही आप देख रहे हैं कि 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज में एक चीज ध्यान देने वाली बात होती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही सारा काम हो जाता है। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिएगा ना, तो क्वेश्चन समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन कैसे बनाना है और उसका आंसर क्या आने वाला है। आप यहाँ पे देखिए कि 80,000 रुपया है, और 80,000 रुपया जो है आपकी कितने साल के बाद 10% के हिसाब से कह रहा है कि 1,17,128 रुपया हो जाती है, क्लियर। अच्छा इसको 8 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। 8 से काटे, और इसको 8 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 9 10 11 3 37 बचा ना, 8 चौके 32, ठीक है, 8 चौके 32, तो कितना बचा 5 51 हो गया ना, तो 8 8 छक 48, ठीक है, 3 8 चौके 32 और 8 एकम 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं किसका फोर्थ है, 10 के पावर फोर्थ है ये, और ये किसका फोर्थ है 11 का पावर 4 है, ठीक है। कंफ्यूजन कोई चीज नहीं हो रहा है ना। तो अब देखिए ये कितना साल के बाद हुआ होगा, यानी कि 10% के हिसाब से आप ऐसे सोचिए ना कि 4 वर्ष के बाद हुआ होगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं,
अब देखिए हम आपको पॉइंट समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अब उल्टा सोचने की कोशिश करते हैं। अगर 10% है और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। अगर 2 साल की अगर हम बात करते हैं तो 10 से 11 और 10 से 11, डेट मीन्स 10 से 11 दो बार लिखते हैं ना जी। तो आपका ओवरऑल होता क्या है, आपका ओवरऑल होता है 100 से 121। यही आपका दिया हुआ है कि कोई धन जो है 100 से 121 हो जा रहा है तो कितना साल में हुआ होगा। तो आप देखिए कि 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, और 121 किसका स्क्वायर है, 11 का। तो 10 से 11, 10 से 11 दो बार हुआ होगा। उसी तरह से आपसे कोई पूछे कि आपका जो है 1000 जो है 1331 हो जा रहा है 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो कितना साल के बाद हुआ होगा। तो आप कहिए कि 1000 का क्यू है और ये 11 का क्यू है, तो 10 से 11 3 बार आप लिखे होंगे, ठीक है। दैट मीन्स 3 साल की बात हुई होगी। तो वही चीज तो यहाँ पे है, 10,000 है, यहाँ पे 14,641 है। तो ये 10 का फोर्थ है, ये 11 का फोर्थ है, और 10% के हिसाब से आप 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 4 बार लिखे होंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा चीज है, ये माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए कि ये इसका फोर्थ है 10 का और ये 11 का फोर्थ है। दैट मीन्स 4 साल की बात हुई होगी, तो जाकर के 80,000 रुपया 1,17,128 रुपया हो गई होगी। आप इसको रेशियो में आप तोड़ दीजिएगा, जो कटने वाला है उसको काट दीजिएगा, तो चीजों को आसानी तरीके से सोच सकते हैं। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। इसका डिटेल वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने बताया है सीआई का टोटल कंसेप्ट, तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि 5 घंटिया सुबह 9 बजे एक साथ बजती है। ये 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड और 36 सेकेंड, 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। घंटिया पुनः किस समय पर एक साथ बजेगी। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, देखिए 5 घंटी है, एक 12 घंटा 12 सेकेंड के बाद बज रहा है, एक 18 सेकेंड के बाद, एक 24 सेकेंड के बाद, एक 36 के बाद और एक 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, ठीक है। तो पांचों जो है एक साथ कितना बजे बज रहा है, 9 बजे। तो फिर कितना बजे एक साथ बजेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये पांचों का एलसीएम आप निकालिएगा, एलसीएम निकालना बता देंगे, पहले हम बताते हैं। एलसीएम निकालिएगा तो 360 आ जाएगा, यानी 360 सेकंड के बाद, 360 सेकंड के बाद ये रिपीटेशन होगा, फिर से एक साथ बजेगा। तो 360 सेकंड का मतलब मिनट में अगर हम चेंज करना है तो क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा और 6, यानी 6 मिनट के बाद फिर से रिपीटेशन होगा। तो पहले तो 9 बजे हुआ था, बजा था एक साथ, तो 9:06 पे ये फिर से एक साथ बजेगा। एलसीएम में अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं बताता हूँ एलसीएम कैसे निकाला जाता है, मैंने किया कैसे है, क्योंकि बहुतों को एलसीएम भी समझने में दिक्कत हो रहा होगा कि सर आपने डायरेक्ट एलसीएम कैसे लिख दिया। देखिए 12 है यहाँ पे, यहाँ 18 है, यहाँ 24 है, यहाँ 36 है, इधर लिखते हैं। देखिए ये है आपका 12 और ये 18, ये 24, 36 और 45, यही ना बाबू। 45 का गुणनखंड कीजिएगा तो 9×5 = 45, ठीक है। तो 3 × 3 × 5 लिखिएगा। 36 को क्या लिखिएगा, 3 × 3 9, 9×2 = 18, 18×2 = 36। 24 को क्या लिखेगा, 2 × 2 × 2 × 3, 3×2 = 6, 6×2 = 12, 12×2 = 24, है ना। 18 को आप क्या लिखिएगा, अब 12 को क्या लिखेगा, 2 × 2 × 3, 3×2 = 6, 6×2 = 12, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दो मैक्सिमम कितना बार आया है, 3 बार, ठीक है ना। दो इसमें 3 बार आया है, तो क्या लिखिएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, और 3 देखिए मैक्सिमम कितना बार आया है, 2 बार, 2 बार 2 बार एक, है ना। तो 3 × 3 यानी कि 9 लिखिएगा, और 5 एक बार आया है तो एक बार लिखेंगे। कितना हो जाएगा, 8×5 = 40 और 40 × 9, 9×4 = 36, 360। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 360। ये सब सेकंड में दिया हुआ था, तो 360 सेकंड आ जाएगा, यानी 360 सेकंड के बाद फिर से घंटिया एक साथ रिपीटेशन एक साथ बजेगी। तो 360 सेकंड का मतलब कितना, मिनट में अगर चेंज कीजिएगा तो 60 से डिवाइड कीजिएगा, यानी कि 6 मिनट के बाद। तो 9:06, 9:06 पर पूर्वाह्न, ठीक है, ये एक साथ फिर से बजेगा। ऐसा समझ में। जब भी इस तरह की क्वेश्चंस रहेगा रिपीटेशन वाला, तो इसी तरह से एलसीएम लेके बनाएंगे, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धा आश्रम में दान करता है। ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कोई आदमी है और कह रहा है 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का
शेष का अगर कहता तो अलग चीज होता है। मैं बार बार यहाँ पे सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज वाला कंसेप्ट मैंने आपको डिस्कस किया है, तो मैं बताता। यहाँ पे 45% जो है अपने वेतन का भोजन पे खर्च कर रहा है और 5% वृद्धा आश्रम पे खर्च कर रहा है, शेष का नहीं, वेतन का ही। तो 50 और 5 कितना हो गया? 45 और 5 कितना? 50% हो गया। यानी 50% तो वो खर्च कर दिया, तो बचा कितना? वह भोजन तथा वृद्धा आश्रम पर कुल इतना रुपया खर्च करता है, तो एक की आय कितना होगी? तो दोनों पे तो खर्च 50% कर रहा है, यानी 50% खर्च कर दे रहा है, तो इसे 2 से 2 गुना कर देंगे। 50% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 दूनी 16, 1 17, 57,000 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ? और अगर यहाँ पे 45% भोजन पर खर्च करने के बाद लिखता शेष का 5% वृद्धाश्रम पे खर्च करता है, तब वहां पे सक्सेसिव डिक्रीज वाला कंसेप्ट लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सक्सेसिव डिक्रीज की बात नहीं है, यहाँ पे टोटल डिक्रीज की बात हो रही है ना। आप देखिएगा प्लेलिस्ट में, तो हम इस तरह का कंसेप्ट बहुत सारा क्वेश्चंस बताए हैं, प्रॉफिट लॉस में भी बताएंगे सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हुआ? चलिए, कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघला करके 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। देखिए, शंकु को आप पिघलाइएगा, किसी भी चीज को पिघला करके अगर दूसरा चीज बनाते हैं, तो दोनों का आयतन भाई सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए इतना आयतन है 400, और इसको पिघला दीजिएगा तो 200 हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा, ठीक है। ऐसा होगा कि से ज्वेलरी के शॉप पे जाइएगा, मान लीजिए गोल्ड कहिएगा कि इतना ग्राम का है, और उसको पिघलाइएगा तो हो सकता है कि कम बेसी हो जाए। लेकिन यहाँ मैथ्स वाले क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं है, जितना पहले उसका आयतन था बाद में भी उसका आयतन उतना ही रहेगा, तो हम आयतन को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो पहले बात हो रही थी शंकु की, और बाद में बात हो रही है बेलन की। तो शंकु का आयतन सबको पता है क्या होता है बाबू? 1/3 पाई r² h, और बेलन का क्या होता है? पाई r² h, ये ना। लेकिन आर आर यहाँ पे सेम नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल r² h कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे चूंकि शंकु है, पाई r² h कर देते हैं, क्योंकि ये बेलन है, ठीक है। तो अब देखिए, इसका 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो पाई पाई काट दीजिए यहाँ पे, तो 1/3 r² है, तो 9 × 9, और ऊंचाई का वैल्यू कितना है? 15 है। और यहाँ पे कह रहा है कि एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया गया, तो बेलन का व्यास निकालना है, तो r² और h की जगह पे कितना रख दीजिए? 45 रख दीजिए, है ना। तो 15 दिया 45, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3 से कट जाएगा, और ये 3 कट जाएगा, है ना। तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा? r² का वैल्यू आ गया 9, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 3 आ गया। अगर रेडियस आपसे पूछता तो 3 होगा, लेकिन पूछ रहा है बेलन का व्यास कितना होगा, तो व्यास क्या होता है? रेडियस का क्या होता है? जल्दी बताइए। दुगना होता है, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये तो क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है आप लोग को वीडियो में? कोई कंफ्यूजन नहीं है? देखिए, कह रहा है कि हम देख लेते हैं, यहाँ पे 5 लिखा हुआ बाबू, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 20 लिखा हुआ है, यहाँ 15 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, और ये 24 लिखा हुआ है। क्लियर? और यहाँ पे रास्ता लिखा हुआ है, और यहाँ गति, और ये डिस्टेंस, यहाँ वेलोसिटी, और यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ। क्लियर? चलिए, कह रहा है कि एक आदमी गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चला रहा है, ठीक है। जैसे तुम लोग भी रास्ता बदल बदल के साइकिल चलाते हो, या घूमते रहते हो, मटर गश्ती करते रहते हो, है ना। तो उसी तरह से ये आदमी भी क्या कर रहा है? साइकिल से 4 अलग अलग रास्तों पर साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति निकालिए। जब भी औसत गति की बात आएगी बाबू, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, बहुत इस तरह का क्वेश्चन बता दिए। एवरेज वेलोसिटी की बात आएगी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस और बटा में टोटल टाइम, है ना। अरे डिस्टेंस को डिवाइड कीजिएगा टाइम से, तो क्या आएगा? एवरेज आएगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 4 को अलग अलग रास्ते में, चारों रास्ते में उसकी 4 को गर्लफ्रेंड रहती है, तो चारों रास्ते में वो घूम रहा है, ठीक है। तो पहले वाले रास्ते में 20 किलोमीटर जा रहा है, दूसरे वाले रास्ते में 15 किलोमीटर पे उसका घर रहता है, और तीसरे वाला रास्ते में 10 किलोमीटर चल रहा है, और चौथे वाले रास्ते में 24। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गई बाबू? 20, और मान लीजिए ये 10, 30, 40, 50, 60, और 60 69, है ना, है ना। 69 है ना, सही से जोड़े हुए हैं 69। अब देखिए टोटल टाइम, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को डिवाइड कीजिएगा वेलोसिटी से, तो टाइम आएगा।
पहले वाले रास्ते में जा रहा है गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, तो कितना डिस्टेंस को वेलोसिटी से डिवाइड कर देते हैं, 5 की स्पीड से जा रहा है। पहले तो उसका जोश बहुत ज्यादा रहता है, तो 5 की स्पीड से जा रहा है, तो 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 घंटा लग रहा है। 15 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना, और यहाँ पे 10 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 5, और फिर 24 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 6। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, 69 को डिवाइड कीजिए, 5 5 10, और 10 और 10 20, कहीं गलती हो रहा है ना यहाँ पे, 20 10 30 40 50 60, 69 ही तो आ रहा है ना, गलती कहाँ हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं डिस्टेंस जो है आपका 20 है, और ये 15 है, 10 है, 24 है, 9, और 2 1 3 4 5 6, ठीक है। और पंचों के 20, और पचती 15, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 6 4 10 हुआ ना। अच्छा 10 10 20, 20 हो गया ना यहाँ पे, बोलते तुम लोग नहीं हो, 10 लिख रहे हैं। अच्छा 20 ही था, तो 69 में 20 करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी 6, और 4 दूनी 8, और 10 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3.45 आ गया किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, कह रहे हैं कि दिव्या ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी और इतना रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, इसको तो आप लोग फास्ट बना पाइएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैलकुलेशन फास्ट लग रहा है तो आप क्या कीजिए, 3 जीरो यहाँ से भी हटा दीजिए, 3 जीरो यहाँ पे से भी हटा दीजिए, तो आपको 350 में खरीद रही है और बेच कितना रही है, 435 में। फिर 5 से अगर कटाना है तो काट दीजिए ना, 5 से काटेगा तो 7 पचे 35, 70 रुपया में खरीद रही है, और इसको 5 से काटिएगा तो 8 पचे 40, ठीक है, और 7 पचे 35, तो कितना ज्यादा है, इतना ये सीपी है और ये आपका है एसपी, कितना ज्यादा है, 17। और प्रॉफिट निकालने के लिए, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं किससे, सीपी से, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो 0 से 0 कट जाएगा, है ना, तो 170/7 कीजिएगा तो कितना, 7 दूनी 14, बचा कितना, 14 15 16 17 3 बचा ना, तो 30 हो गया ना, तो 30 हो जाएगा तो 7 का 28 ना, 24.3% आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, क्या हुआ, चलिए ठीक है, देख लीजिएगा कैलकुलेशन सही है, 2 से काटिएगा ना, 7 दूनी 14, तो बचा क्या है, 3, 3 और 0 30, 7 का 28, तो 24.03। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5x माइनस 2y और डिवाइड बाई x माइनस 2y, ये बराबर है कितना, 9/17 के। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 17 5 85 x माइनस 17 दूनी 34 y बराबर कितना, 9x माइनस 9 दूनी 18 y। तो 85x में से इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 9x घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ 76x, 85 में से 9 घटाइएगा तो 76 आएगा, और यहाँ पे माइनस 18y है, और इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 34 माइनस 18y, है ना, तो कितना हो जाएगा, 76x इक्वल टू 34 में से आप करिए 18 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 16y होगा, ठीक है, नहीं तो x बाई वाई का वैल्यू कितना आ गया, 2 से काटिएगा 16/76, तो 8 दूनी 16, और 3 दूनी 6, और 8 दूनी 38, फिर 2 से कट जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 19, है ना। अब लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 9x बटा में 13y का वैल्यू कितना होगा, तो 9/13 को इसी तरह से रख दीजिए, और x बाई वाई का वैल्यू आप रख दीजिए कितना, 4 बटा में 19, तो ऊपर में हो जाएगा नचो के 36, और बटा में 247, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू, इसको तो मुंह जबानी में आप लोग बना सकते हैं। कह रहा है कि एक कार 5 घंटा में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दो नहीं यहाँ पे होगा बाबू, दूरी तय करती है, यदि वो अपनी सामान्य चाल की आधी गति से यात्रा करती है, यानी जो पहले गति थी उससे आधी गति से तय कर रही है, तो उस दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। सिंपल सा चीज है कि अगर आप वेलोसिटी घटाइएगा तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा,
तो 240 को आप डिवाइड कीजिएगा 5 से, डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टाइम से, तो आपकी क्या निकलती है, गति निकलती है। तो 240 को आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 के 20 और 8 पचे 40, 48। 48 आपकी स्पीड हो जाएगी ना, स्पीड आपकी आ जाएगी 48। लेकिन ये 48 से ना ट्रेवल करके अब कह रहा है कि 24 से ही ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे 24 से तो आपकी टाइम आ जाएगी, यानी कि 10 घंटा अब लगेगा। अब पहले लगता था 5 घंटा, तो कितना ज्यादा लग गया, 5 घंटा ज्यादा लग गया। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक्स ने कुल 180 रुपया में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपया में 2 दर्जन कलम खरीदी। एक कलम और एक पेंसिल के मूल्य के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। बताइए, बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है ना। हमको एक चीज बताइए कि एक कलम और एक पेंसिल के मूल्य का डिफरेंस पूछ रहा है। तो 180 रुपया में 40 पेंसिल बाबू खरीदे तो एक पेंसिल का कीमत कितना हो गया। ऊपर रुपया को ऊपर लिखेंगे और ऑब्जेक्ट को नीचे, या ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे सोचिए कि 40 पेंसिल खरीदता है 180 रुपया में। ठीक है, ये मुंह जबानी बनाने वाला क्वेश्चन है, बस हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि 40 पेंसिल खरीद रहा है 180 रुपया में, तो एक पेंसिल का कीमत कितना होगा, 180 बाई 40। आया बात समझ में। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा और 18 बाई 4 कीजिएगा तो कितना 4.5 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए 180 रुपया में 2 दर्जन कलम खरीद रहा है। 2 दर्जन का मतलब कितना पीस, 24 पीस। 24 पीस का दाम है 180, तो एक पेन का दाम कितना हो जाएगा, 180 बाटा में 180 बाटा में कितना 24 है। 6 से काटिएगा तो 6 18 30 और यहाँ पे 4, 15 बाटा में 2, 15 बाटा 2 का मतलब कितना 7.5। दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो ये क्वेश्चन है कह रहा है कि 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। इसका तो मैंने ट्रिक भी आपको एक बताया था, कि नंबर याद कर लेना है, और ये नंबर जो है किसी के गर्लफ्रेंड का नंबर नहीं है, बस नंबर आपको याद रखना है क्योंकि स्पेशल नंबर है। नंबर कौन सा बताया था मैंने, 442, 232, 232 और 1। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर 0 से 10 के बीच में अगर पूछे कि कितनी अभाज्य संख्या है तो 4 अभाज्य संख्या है। अगर 10 से 20 के बीच में पूछे कितनी अभाज्य संख्या है तो 4 अभाज्य संख्या है। और 20 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 2 ना दिख रहा है नंबर, 2। यहां से 0 से 10 के बीच में पूछेगा तो 4 है। 0 से 10, 10 से 10 नहीं बाबू, 0 से 10। ठीक है, 0 से 10। और ये कहेगा 10 से 20 तो 4। ठीक है, 20 से 30 कहेगा तो 2, और 30 से 40 कहेगा तो कितना 2, और 40 से 50 कहेगा तो कितना 3। तो 40 से 50 से पूछ रहा था कितनी नंबर है अभाज्य, 3। कौन कौन, एक 41 है। ठीक है, और जल्दी से बताइए 43 और 47, ये 3 अभाज्य संख्या है। क्लियर, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं जल्दी से आंसर बताइए क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा। कह रहा है कि एक डीलर ने एक वस्तु को 72,000 रुपया में अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। बाबू 72,000 रुपया अंकित मूल्य है तो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी दे कितना मेरा है, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 80। किसकी 80, 72,000 की 80%, ये आपकी सेलिंग प्राइस हो जा रही है। और इसके बाद कह रहा है कि 10% की हानि हुई। ठीक है, आप ऐसे सोचिए कि 72,000 रुपया अगर अंकित मूल्य है और इसका 80%, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 दूनी 16 के 6, हाथ में लगा 1, 8 सते 56, 1 57, है ना। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। और सेलिंग प्राइस इतना है और 10% की हानि हो रही है तो सीपी आप निकाल सकते हैं। सीपी बराबर क्या होगा, सेलिंग प्राइस और इंटू 100 और बटा में 90, 100 माइनस, है ना। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे 400 रुपया का लाभ हो। तो यहाँ पे सीपी निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 54। ठीक है, तो कितना बचा 3, तो 9 चौक 36 हो जाएगा ना, 36। और कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, यानी कि आपकी सीपी आ गई कितनी बाबू, सीपी आ गई 64,000। अच्छा, सीपी 64,000 हो गई
और आपकी जो एमपी है मार्क्स प्राइस कितना है, 72,000 है। लेकिन आप कह रहे हैं 72,000 रुपया है और इस पे आप कह रहे हैं कि 400 रुपया का लाभ होना चाहिए। तो 400 रुपया का लाभ होने के लिए आपको कितना में बेचना पड़ेगा, 1 मिनट, यहाँ पे 10, ठीक है। 400 रुपया के लाभ के लिए, 400 रुपया के लाभ के लिए 400 रुपया इसमें ऐड कर दीजिए, यानी 004, 64,400 रुपया में बेचना पड़ेगा आपको, है ना। 64,400 रुपये में बेचना है और उस पे अंकित कितना है, 72,000 रुपया है। तो यानी कि कितना का डिस्काउंट, वही पूछ रहा है ना बाबू कि कितना का डिस्काउंट देना चाहिए। तो 74,400 इसमें घटा दीजिएगा तो कितना का डिस्काउंट, ये 6 ना, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पे 8,600 कैसे, 7,600 ना। चलिए, और परसेंटेज डिस्काउंट करने के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट 7,600 को डिवाइड कर देंगे डिस्काउंट से 72,000 से, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा। अब इसको आप करिएगा, ठीक ना, 0 से 0 काट दीजिएगा। 36 दूनी 72, और ऊपर में कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 8 दूनी 16, ठीक है। तो कितना मत में कटेगा, 1.10.5 आएगा मेरे हिसाब से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक मत में कटेगा और फिर एक मत में कटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 20। तो 10.5% आपका राइट आंसर होगा। आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स।